दोस्तों गुड इवनिंग। स्वागत है हम लोग का सभी का सिलेक्शन सीरीज यूट्यूब चैनल पे। तो स्पीडी का बुक हम लोग देख रहे थे, जिसमें से आज हम लोग देखेंगे इसमें क्या देखेंगे। देखिए, इसका हम पार्ट 1 देखे थे जिसमें पूरा बायोलॉजी कर लिए थे। ठीक है, आज इसमें हम लोग पूरा फिजिक्स कर लेंगे। ठीक है, पूरा फिजिक्स कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब बाकी इसका PDF आज अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम से ले लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। बायोलॉजी देख लिए थे, तो आज हम लोग देखेंगे क्या, आगे देखेंगे फिजिक्स देखेंगे। ठीक है, फिजिक्स भौतिक देखेंगे। तो देख लेते हैं, इसका भी वही 5-6 पेज होगा। तो ये जो है ना, इसमें इजी इजी क्वेश्चन सब दिया है, प्लस अच्छा भी क्वेश्चन है। ये आपको फ़ायदा करेगा। बूस्टर डोज है, ये एक बूस्टर डोज है। फास्ट रिवीजन सीरीज बूस्टर डोज, इसको करके ही जाना। 2 बार वीडियो देख के जाइए। ठीक है, या 2 बार पढ़ के जाइए। जिसको बुक लेना है ले सकते, बुक बुक लेकर पढ़ सकते हैं। और कुछ बातें आप लोग को बता दूँ, जो जैसे ही इसका फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब बायोलॉजी तो हो गया, फिजिक्स और केमिस्ट्री कंप्लीट होगा, तो ये भी बुक आया है। ठीक है, इसी का दरोगा के लिए। इसमें ना आपको इतिहास, विश्व इतिहास, भूगोल, विश्व भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, ये है। तो ये एक एक वीडियो में सबको सब कंप्लीट कर देंगे। तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ये आपको देखिए ADO में है, बिहार CGL 4, TRE 4, इस सब के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये बुक। वन लाइनर टाइप का है। और एक चीज़ है, देखिए जनवरी एडिशन का मतलब SPD आया, जो करेंट अफेयर के लिए आप लोग यही बुक पढ़िएगा दरोगा के लिए। ठीक है, और कोई भी बुक मत पढ़िएगा। इसको कैसे पढ़िएगा बताते हैं। इसका जो वन लाइनर दिया रहता है फॉर्मेट, तो वन लाइनर पढ़िएगा। ठीक है, साथ में उसका 800 क्वेश्चन लास्ट में रहता है, वो उतना कर लीजिएगा, ज़्यादा नहीं करना है। और उसका प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस कहाँ से करिएगा, तो इसका पेड में क्यूज बोर्ड मिलता है, टेलीग्राम का क्यूज बोर्ड होता है ना, वो मिलता है। वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिसको लेना होगा, नंबर दिया हुआ है, उस पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं कहाँ, फिजिक्स पे। फिजिक्स देखते हैं, शुरू करते हैं। चलिए इसको जूम कर लेते हैं, फिर देखते हैं। मात्रा और इकाई 2-2 बार पढ़ के चलते हैं ताकि याद हो जाए। तो कह रहा है, पहला पहला है आपका चैप्टर मात्रा और इकाई। देखिए, द्रव तथा ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, तो भौतिक विज्ञान कहलाता है। जो द्रव होता है और द्रव तथा ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन को क्या कहेंगे, भौतिक कहेंगे। भौतिक विज्ञान के पिता किसको माना जाता है, तो आइजैक न्यूटन को माना जाता है। आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक किसको माना जाता है, तो आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक बोलेगा तो आइंस्टीन हो जाएगा। अगला है E = MC² का समीकरण कौन दिया था, ये आइंस्टीन दिया था। अगला है भौतिकी शब्द की उत्पत्ति हुई थी कहाँ से, तो ये फंक्शनिस्ट से किया था। ठीक है, अगला है ग्रीक शब्द FUSS का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है प्रकृति होता है। अगला है मापन का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मान्य पद्धति क्या है, ये ऐसा यूनिट होता है। मापन का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का मान पद्धति ऐसा यूनिट होता है। स्वीकार किया गया था इसको कब, तो 1963 में किया गया था। ऐसा पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, टोटल 7 है। ये सातों पूछता है, ऐसी पूछता है क्वेश्चन। तो निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है, तो आगे दिया भी होगा। देखिए अगला, ऐसे मात्रक में संपूरक मात्रकों की संख्या कितनी है, जो संपूरक मात्रक होता है तो वो 2 है। अगला है प्रकाश वर्ष मात्रक है किसकी, तो ये दूरी की मात्रक है प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होते हैं, तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोग्राम। किलोग्राम में पूछेगा तो 12 रहेगा, वही मीटर में पूछेगा तो 10⁻15 हो जाएगा। ठीक है, अगला है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, तो पारसेक होती है। पारसेक, एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, तो 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। अगला है समुद्री दूरी मापने की इकाई क्या है, तो नॉटिकल मील। जो समुद्री दूरी को हम लोग नापते हैं किस में, तो नॉटिकल मील में नापते हैं। एक नॉटिकल मील इक्वल टू कितना किलोग्राम होता है, मतलब किलोमीटर होता है, तो 1.852 किलोमीटर होता है। ठीक है, जल की प्रवाह दर को मापा जाता है किसके, तो क्यूसेक से नापा जाता है। किससे, तो क्यूसेक। और एक क्यूसेक कितना लीटर होता है, एक क्यूसेक होता है 28.317 लीटर होता है। अगला है समतल कोण का मात्रक क्या होता था, रेडियन होता है। जो समतल कोण होता है उसका मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। घन कोण का मात्रक क्या होता है, तो स्टेरेडियन। समतल कोण पूछेगा तो रेडियन, और घन कोण पूछेगा तो स्टेरेडियन। अगला है रेखीय वेग का मात्रक क्या होता है, जो रेखीय वेग होता है उसको मीटर बाय सेकेंड होता है। ठीक है, मीटर बाय सेकेंड। दो वस्तुओं के बीच के कोणीय दूरी को क्या कहते हैं, सेक्टेंट से। सेक्टेंट से नापते, दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी को मापा जाता है सेक्टेंट से। ठीक है,
अगला जड़त्व आघूर्णन का मात्रक क्या है? तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर जड़त्व आघूर्णन की मात्रक है। अगला है वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है किससे? तो डॉप्सन से नापी जाती है। अगला है पेरकत्व का मात्रक क्या होता है? तो हेनरी होता है। पेरकत्व का मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है। प्रदूपीय घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो लक्स होता है। अगला है द्रव्यमान का मापक क्या होता है? तो किलोग्राम होता है। एक माइक्रोन बराबर होता है कितने mm के? तो 0.001 mm के। और 0.001 mm बराबर किसके होते? तो 10⁻⁻10 मीटर के होता है। एक नैनोमीटर कितने बराबर होते हैं? तो 10⁻⁹ मीटर के बराबर होते हैं। ये सब पूछता है क्वेश्चन। फर्मी मीटर, फर्मी मीटर क्या है? तो लंबाई की न्यूनतम इकाई को हम लोग फर्मी मीटर बोलते हैं। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो लुमेन होता है, इंपॉर्टेंट है। और ज्योति तीव्रता ये भी इंपॉर्टेंट है। इसकी मात्रा कौन हो जाता है? कैंडेला, कैंडीला हो जाता है, ठीक है। फ्लक्स पूछेगा तो लुमेन, फल फल करके याद कर लीजिए, फल फल फ्लक्स लुमेन। और ज्योति तीव्रता, तीव्रता का होता है कैंडेला, ठीक है। एक पिकोग्राम बराबर होता है कितना? 10⁻⁻12 के। और एक फैटो बराबर होता है एक फैम फैमटो फैमटो एक फैमटो बराबर होता है किसके? 10⁻⁻15 मीटर के। एक बैरल बराबर होता है, एक बैरल में कितना लीटर होता है? तो 159 लीटर होता है। एक बैरल में तेल आता है, तेल को बैरल में रखते हैं ना। एक गैलन बराबर होता है कितना लीटर? गैलन, तो गैलन हो जाएगा 3.785 का हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक कैरेट हीरा बराबर होता है किसका? तो एक कैरेट हीरा किसके बराबर होता है? तो 200 मिलीग्राम के। अगला है एक फाइडम बराबर होता है किसके? तो 6 फीट के बराबर होता है। देखेंगे महत्वपूर्ण मापन उपकरण देखेंगे। गैसों का दाब मापा जाता है किसमें? तो माइनोमीटर में। गैसों का दाब किसमें नापा जाता है? माइनोमीटर में। द्रव की जो सांद्रता होता है वो किसमें नापा जाता है? विस्कोमीटर में। अगला है द्रवों के प्रवाह की गति मापा जाता है किसमें? वेंचुरी मीटर में। और क्या? बादलों की ऊंचाई, वेग तथा गति की दिशा का माप किया जाता है किसमें? नेफोस्कोप से। किससे? नेफोस्कोप से। वाहन की चाल मापा जाता है किसमें? ट्रैकोमीटर से, ट्रैकोमीटर से। वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापा जाता है किससे? ऑडोमीटर से। मतलब वाहन कितने स्पीड से चल रहा है वो ट्रैकोमीटर से, वाहन कितनी दूरी चलेगा वे ऑडोमीटर से। रक्तचाप मापा जाता है किससे? तो सिर्फ गैमेनोमीटर से। अगला है समुद्र में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? इस सोनार का किया जाता है। सोनार का पूर्ण रूप क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अगला है सोनार का प्रयोग कौन करता है? तो नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। सागर की गहराई मापा जाता है किससे? तो फाइडोमीटर से, सागर की गहराई। समुद्र तल से विमानों की ऊंचाई मापा जाता है किससे? तो अल्टीमीटर से। सोलर रेडिएशन मापा जाता है पायरहीलियोमीटर या पायरेनोमीटर से। सोलर रेडिएशन। पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पेरिस्कोप से। ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है किससे? तो ऑडियोमीटर से। अगला है भूकंपीय तीव्रता मापी जाती है किससे? तो रिएक्टर पैमाने से। भूकंपीय तीव्रता मापन यंत्र है कौन? सिस्मोग्राफ, ठीक है, सिस्मोग्राफ हो जाएगा, ठीक है। पौधे में वृद्धि मापने का यंत्र कौन है? तो क्रिस्कोग्राफ, क्रिस्कोग्राफ। हवा के वेग तथा उसकी दशा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है किसको? एमिनोमीटर का, एमिनोमीटर का। दूध के उत्पादों में वसा की मात्रा किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो ब्यूटीरोमीटर के द्वारा। अगला झूठ का पता लगाने के लिए कौन सा यंत्र है? तो पॉलीग्राफ। घूमती हुई वस्तुओं की गति की माप की जाती है किसमें? जायरोस्कोप से। घूमते हुए चक्के का प्रति सेकंड घूर्णन को मापा जाता है किसमें? स्ट्रोबोस्कोप से। अगला है किलोवाट घंटा इकाई किसका? तो ऊर्जा की। बोलोमीटर से मापा जाता है क्या? तो तापमान नापा जाता है। अगला है सदिश और अदिश राशि। वैसी राशि जिसमें केवल परिणाम होता है, क्या है? दिशाने, वो क्या कहलाता है? तो ये अदिश राशि कहलाता है। प्रमुख अदिश राशि कौन कौन हो जाता है? तो देखिए द्रव्यमान हो जाता है, चाल होता है, आयतन होता है, कार्य होता है, ऊर्जा होता है, शक्ति होता है, समय होता है, दाब होता है, ताप होता है, आवृत्ति होती है, विद्युत धारा, घनत्व, दूरी, ये सब अदिश राशि का उदाहरण। जाके एग्जाम पूछ लेगा निम्न में से कौन से अदिश राशि है या कौन से सदिश राशि है। वैसी भौतिक राशियाँ जिनमें परिणाम तथा दिशा दोनों होता है क्या कहलाता है? तो सदिश राशि कहलाता है। इसका उदाहरण क्या क्या हो गया? वेग, आवेग, विस्थापन, बल, त्वरण, संवेग, भार। ये सब याद रख लीजिए, ये सब सदिश होगा। बाकी अदिश होगा वेग, आवेग, विस्थापन, बल, त्वरण, संवेग, भार, ये सब।
अगला देखिए, चाल, वेग, विस्थापन और त्वरण देखेंगे। एक निश्चित दिशा में दो वस्तुएं के बीच की लंबवत दूरी क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय गई दूरी को क्या कहते हैं? तो चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? तो वेग। निश्चित समय में तो वेग कहलाता है। अगला है, चाल तथा वेग का मात्रक क्या होता है? तो दोनों का मात्रक मीटर बाय मतलब मीटर बाय सेंटीमीटर होता है। ठीक है, मीटर बाय सेकेंड होगा। ठीक है, मीटर बाय सेकेंड। वेग तथा चाल की बीमा क्या होती? तो LT-1 होता है। किसी पिंड द्वारा इकाई समय में ध्रुवंतरण पर बनाया गया कोण क्या कहलाता है? तो वो कोणीय वेग कहलाता है। अगला है, कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है? तो रेडियन ये बाय सेकेंड होता है। ठीक है, कोणीय वेग का बीमा होता है क्या? MLT-1। अगला है, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, त्वरण की बीमा क्या होते हैं? LT-2 होता है। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहेंगे। बल आवेग और बल आघूर्णन। यदि कोई बल किसी वस्तु पर बहुत कम समय तक कार्यरत रहते हैं तो बल और समय के गुणनफल को उस वस्तु का क्या कहते हैं? तो आवेग कहते हैं। यदि कोई बल किसी वस्तु पर बहुत कम समय तक कार्यरत रहे तो बल और समय के गुणनफल को उस वस्तु का क्या कहेंगे? आवेग कहेंगे। आवेग का मात्रक होता है क्या? न्यूटन बाय सेकेंड होता है। बल एक प्रकार का क्या है? तो मतलब दाब या खिंचाव होता है, उसको हम लोग बल कहते हैं। बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। बल का CGS मात्रक क्या होता है? तो डायन होता है। 1 न्यूटन बराबर होता है कितने डायन के? तो 10⁵ डायन के। बल की बीमा क्या होती है? तो MLT-2 हो जाता है। बल गुणनफल होता है किसका? मात्रक और त्वरण का होता है। वृत्तीय मार्ग पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। अभिकेंद्रीय बल के उदाहरण कौन कौन है? पृथ्वी को पारित कृत्रिम उपग्रहों की गति, ये सब अभिकेंद्रीय बल के कारण होता है। अभिकेंद्रीय बल की दिशा क्या होती है? तो केंद्र की ओर, जो केंद्र की ओर जिसका फोर्स लगता है वो अभिकेंद्रीय बल होता है। जो केंद्र से बाहर लगता है उसको अपकेंद्रीय बोलते हैं। वृत्तीय मार्ग में केंद्र से बाहर लगने वाले बल को क्या कहेंगे? तो ये अपकेंद्रीय बल कहते हैं। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है किस पे? तो अपकेंद्रीय बल पे करता है। बल के सिद्धांत, मतलब अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे कार्य करता है। सर्कस एवं मौत के कुआं का खेल का उदाहरण है, ये भी अपकेंद्रीय बल के कारण ही चलता है। बल द्वारा किसी वस्तु को एक अक्ष के पारित घुमाने की क्रिया क्या कहलाता है? तो बल आघूर्णन कहलाता है। बल आघूर्णन क्या है? एक सदिश राशि है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। बल आघूर्णन का मात्रा क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। बल आघूर्णन की बीमा क्या होता है? ML2 और T-2। ठीक है, जड़त्व आघूर्णन एवं कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता था? ये बल आघूर्णन कहलाता है, जिसको टॉर्क बोलते हैं। सरल मशीन पढ़ेंगे। सरल मशीन क्या है? एक युक्ति जिसकी सहायता से सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर कोई कार्य किया जा सकता है। सरल मशीन कार्य करता है किस पे? तो बल आघूर्णन के सिद्धांतों पे। सरल मशीन के उदाहरण है कौन सा? उत्तोलक और घिरनी, ये सब सरल मशीन के उदाहरण है। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, ये पूछता है एग्जाम में, याद कर लीजिए। तो कैंची हो जाता है, पिलास हो जाता है, हैंड पंप होता है, झूला होता है, कील होता है, कील उखाड़ने का मशीन, ये सब जो होता है ना, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में कौन हो जाता है? तो सरौता, ओपनर, नींबू निचोड़ने का मशीन। देखिए देखिए, जो ऐसे रहता है, जो बीच में रहता है जिसमें गांठ, वो हो जाता है प्रथम श्रेणी का। जिसका ये लास्ट में रहता है वो द्वितीय श्रेणी का हो जाता है। ताकि यहाँ से दबाएंगे ना, देखिए यहाँ से दबाएंगे, यहाँ से दबाएंगे, लेकिन इसको तो यहाँ से दबाएंगे, यहाँ से दबाएंगे, ये दबेगा, ये दबेगा। ठीक है। अब तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में कौन सा आ जाता है? स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ, किसान का हल और बेलचा, ये सब जो होता है तृतीय श्रेणी में आ जाता है। अगला है आपका, उत्तोलक द्वारा उठाए गए भार तथा भार को उठाने में लगाए गए अय्यास बल के अनुपात को क्या कहते हैं? तो उत्तोलक का यांत्रिक लाभ कहते हैं।
प्रक्षेय गति। जब किसी पिंड को क्षैतिज गति से कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर तल में प्रक्षेपित किया जाता है तो पिंड का यह गति क्या कहलाता है? ये प्रक्षेपीय गति कहलाता है। प्रक्षेपीय गति का उदाहरण कौन सा है? धनुष से छूटा हुआ बाण, तोप से छूटा हुआ गोला, ये सब। प्रक्षेप का पथ क्या होता है? तो परवलयकार होता है, ठीक है, ऐसे होता है, ऐसे। प्रक्षेप को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए कितना डिग्री का कोण बनाना चाहिए? ये 45 डिग्री का कोण पे होना चाहिए, ठीक है, 45 डिग्री के कोण पे, तो सबसे ज़्यादा दूर गिरेगा। प्रक्षेप की ऊंचाई अधिकतम होगी जब प्रक्षेप कोण होगा कितना? सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर कब जाएगा? जब 90 डिग्री एंगल पे इसको फेंकेंगे तो ऊपर जाएगा। अगला है घूर्णन और घूर्णन बल। वह बल जो वस्तुओं के संपर्क तल पर कार्य करता है तथा सापेक्ष गति का विरोध करता है क्या कहलाता है? तो घूर्णन बल। वह बल जो वस्तुओं के संपर्क तल पर कार्य करता है तथा सापेक्ष गति का विरोध करता है क्या कहलाता है? घूर्णन बल कहलाता है। मशीन में घर्षण कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? तो स्नेहक का या ग्रेफाइट का। किसी सरकती वस्तु पर लगने वाला घर्षण बल क्या कहलाता है? ये सर्पी घर्षण बल कहलाता है। किसी लुढ़कती हुई वस्तुओं और सतह के बीच लगने वाले घर्षण बल को क्या बोलेंगे? तो लोटनिक घर्षण बल बोलेंगे। किसी वस्तु को किसी सतह पर खिसकाने पर जो घर्षण बल गति का विरोध करता है उसको क्या बोलते हैं? तो स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। किस घर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है? तो स्थैतिक घर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है। अगला है लोटनिक घर्षण बल का मान क्या होता है? तो सबसे कम होता है, रोलिंग बल। अंतरिक्ष में गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर जल उठता है, ऐसा क्यों? तो वायु के घर्षण के कारण ही जल उठता है। ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है किसके कारण? तो घर्षण के कारण। घर्षण नहीं रहेगा ना हम लोग चल पाएंगे, ना हम लोग लिख पाएंगे, ना कुछ कर पाएंगे। वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग किया जाता है तो घर्षण कम करने के लिए। अगला है न्यूटन के गति नियम और जड़त्व। प्रिंसिपिया पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये न्यूटन लिखा है। गति के नियमों का प्रतिपादन कौन किया है? तो ये भी न्यूटन जी किए हैं। न्यूटन के प्रथम गति नियम के अनुसार क्या होता है? कोई गतिमान वस्तु या स्थिर वस्तु अपने गति या स्थिर अवस्था में तब तक बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल आके न लगे, यही है। मतलब कोई वस्तु है या थी, कोई चल रहा है या कोई रुका हुआ, उस पर मतलब वो वैसा ही तब तक बना रहेगा, चलता ही रहेगा या रुकते जब तक कोई बाह्य बल उस पर नहीं लगेगा। न्यूटन के प्रथम गति नियम को और क्या बोलते हैं? तो गैलीलियो या जड़त्व का नियम बोलते हैं, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। जड़त्व के नियम की खोज कौन किया था? तो गैलीलियो। अगला है बस में अचानक चलने पर यात्री का पीछे की ओर गिरना, ये किस जड़त्व का उदाहरण है? तो विराम के जड़त्व के कारण होता है। बस के अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुकना, ये गति का जरूरत होता है, क्योंकि ऑलरेडी चल रहा है और रुकता है, एकाएक रुकता है, बॉडी चलता ही रहता है लेकिन बस रुक जाता है, इसलिए वो थोड़ा आगे झुक जाता है। विराम में बस रुका हुआ है, आदमी भी रुका है, एकाएक चलता है तो बस आगे बढ़ता है तो शरीर पीछे होता है। डंडे के प्रहार करने पर कोट की धूल झड़ जाती है किसके कारण? तो विराम की गति के कारण। कोट आगे, जैसे डंडा मारेंगे कोट पे तो कोट आगे जाएगा लेकिन धूल वहीं पे विराम पे ही रहेगा, तो इसलिए वो दोनों अलग हो जाता है, फिर झड़ जाता है। वस्तु के जड़त्व मापने की इकाई क्या होता है? तो द्रव्यमान होता है। बल की परिभाषा प्राप्त होती है किससे? तो न्यूटन के प्रथम गति नियम से। अगला है न्यूटन के द्वितीय गति नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर लगे बल के अनुक्रमानुपाती होता है। कह रहा है किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर लगे बल के अनुक्रमानुपाती होता है। बल का व्यंजक प्राप्त होता है किससे? तो न्यूटन के द्वितीयक नियम से बल की परिभाषा होता है। पहले नियम से जड़त्व का परिभाषा, इसे याद करिए, पहले नियम से जड़त्व का परिभाषा, ठीक है, दूसरे अति से मतलब बल की परिभाषा। अगला देखते हैं न्यूटन गति के तृतीयक गति नियम के अनुसार क्या था? प्रत्येक क्रिया के उसके बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे आपका हम मारेंगे तो अभी हमको एक मुक्का मारिएगा, ये तो यही न्यूटन गति के तृतीय नियम। मतलब कोई दीवार पे हम मारेंगे जितना जोर से उतना देर से हमारे देह पे भी, शरीर पे भी चोट लगेगा, ये न्यूटन गति का तृतीय नियम। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने के कारण क्या है? तो ये प्रतिक्रिया करता है।
हम पत्थर को मारते हैं, पत्थर हमको मारता है। गति का प्रथम समीकरण क्या होता है? -v=u+at। ठीक है। गति का द्वितीयक समीकरण क्या होता है? s=ut+12 होता है, at²। गति के तृतीयक समीकरण संबंध प्रदान करता है किससे? तो वस्तु की स्थिति और समय के बीच, इस दोनों के बीच मतलब तीसरा जो होता है नियम, वो समीकरण प्रदान करता है। संवेग और भार, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या बोलेंगे? तो संवेग बोलेंगे। संवेग का मात्रा क्या होता है? तो किलोग्राम मीटर बाय सेकेंड होता है, केजी मीटर बाय सेकेंड। ठीक है। संवेग का बीमा होता है क्या? mL/t-1। संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? यदि कणों के बीच किसी समूह पर कोई बाह्य बल नहीं लगा रहा, मतलब फिर से पढ़ते हैं, यदि कोनों के बीच किसी समूह पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग अपरिवर्तित रहता है, यही कहता है। नेक्स्ट है आपका, रॉकेट की गति उड़ान कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होता है? ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। क्रायोजेनिक इंजन प्रयुक्त होता है किसमें? तो ये रॉकेट में होता है। जेट इंजन किस सिद्धांत पर काम करता है? जो जेट इंजन होता है तो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांतों पर काम करता है। पृथ्वी जिस बल के कारण किसी पिंड को अपनी ओर खींचता है उसको क्या कहते? तो भार कहेंगे। भार का मात्रा क्या होता है? तो न्यूटन होता है। 1 किलोग्राम बराबर कितना न्यूटन होता है? 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। वस्तु का भार कम होगा कहाँ पे? तो विषुवत रेखा पे सबसे कम होगा, ध्रुव पे सबसे ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि विषुवत रेखा केंद्र से सबसे दूर है, ध्रुव सबसे नज़दीक है। वस्तु का भार सर्वाधिक होता है कहाँ? ध्रुवों पे। वस्तु का भार शून्य होगा कहाँ? केंद्र पे। शून्य होगा केंद्र पे। अच्छा, पूरे केंद्र पे चल जाएंगे तो ठीक है, ठीक तो है, सर्वाधिक होगा ध्रुव पे, ठीक है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर के भार का कितना होता था? 1/6 गुना होगा। किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका क्या होगा? 100 न्यूटन, क्योंकि 6 से भागा दे देंगे। अगला है, पानी पर तैरती हुई वस्तु का आभासी भार क्या होता है? तो शून्य होता है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना होता था? 1/81वां भाग होता है। और पढ़ेंगे कार्य और ऊर्जा, किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित करना क्या कहलाता है? तो कार्य कहलाता है। कार्य बराबर होता है किसका? तो बल गुने विस्थापन के। कार्य में होता है केवल परिणाम, दिशा नहीं। ठीक है, कार्य में केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं। नेक्स्ट है, कार्य होता है क्या होता है? ये एक अदिश राशि होता है। कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। कार्य का सीजीएस पद्धति क्या होता है? तो अर्घ होता है। 1 जूल बराबर कितना होता है? तो 10⁻⁷ अर्घ के होते हैं। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता किस पे? तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निर्भर नहीं करता किस पे? तो वस्तु के प्रारंभिक वेगों पे। एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन क्या हो जाएगा? शून्य होगा। कार्य हुआ माना जाता है जब बल लगने पर वस्तु विस्थापित होता है, तभी हम लोग कार्य हुआ माना जाएंगे। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा? तो शून्य हो जाएगा। कार्य ऋणात्मक माना जाता है कब? जब विस्थापन बल के विपरीत दिशा में होता है। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाता है? ऊर्जा कहलाता है। कार्य का ऐसा मतलब क्या होता है? जूल होता है। 1 ग्राम वसा से उत्पन्न होता है कितना? 1 ग्राम वसा से कितना उत्पन्न होता है? 9 किलोग्राम कैलोरी। किसी वस्तु में स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता क्या कहलाता है? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। खींचे हुए धनुष के तार, खींचे हुए रबर बैंड और घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा क्या होती है? तो स्थित ऊर्जा होती है। तनी हुई स्प्रिंग में कौन सा होता है? तो गतिज ऊर्जा होता है। बांध बनाकर रोके गए जल की ऊंचाई होती है क्या? स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी ऊंचाई पर रखे गए पिंड में होती है क्या? विस्थापन मतलब स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी ऊंचाई पर रखे गए पिंड में क्या होता है? तो स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु के गति के कारण कार्य करने की क्षमता कहलाता है क्या? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बराबर होती है किसका? तो 1/2 mv²। 1/2 mv²। अगला है, बहते हुए जल में धनुष के से छोड़े गए तीर में से संग्रहित ऊर्जा होती है क्या?
गतिज ऊर्जा। बहती हुई हवा में होती है क्या, गतिज ऊर्जा। चलती गाड़ी में बैठने वाले व्यक्ति की ऊर्जा होगी कैसी, गतिज और स्थिर दोनों टाइप से। किसी वस्तु का वेग दोगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाता है, 4 गुना हो जाती है। किसी वस्तु का द्रव्यमान दुगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, दोगुना कर देती है। संवेग को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, 4 गुना। अगला है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्थिरता और गतिज ऊर्जा का योगफल क्या कहलाता है, तो ये आंतरिक ऊर्जा कहलाता है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार क्या हुआ है, ऊर्जा का ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस इसका फॉर्म चेंज किया जाता है। लेंज के नियम का परिणाम क्या है, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम कहाँ है, लेंज के नियमों का। अब देखेंगे शक्ति, कार्य करने का दर क्या कहलाता है, तो शक्ति कहलाता है। शक्ति कैसे मात्रक, वाट हो जाता है। 1 वाट बराबर होता है कितना, 1 जूल बाय सेकेंड के। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है किसका, 3.6 × 10⁻16 जूल के। विद्युत ऊर्जा संयंत्र की क्षमता प्रदर्शित किया जाता है किस में, तो मेगावाट में। अगला है, 1 मेगावाट बराबर होता है कितना, तो 1000 किलोवाट के बराबर होता है 1 मेगावाट। एक अश्व शक्ति बराबर होता है कितने के, तो 746 वाट के। साधारण मनुष्य की शक्ति क्या होती है, तो 0.05 से 0.1 अश्व शक्ति। गुरुत्वाकर्षण का गुरुत्वीय त्वरण, बल जिससे पृथ्वी की वस्तुओं की ओर अपना ओर खींचता है उसको क्या कहते हैं, उसको गुरुत्वीय बल कहते हैं। दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं, गुरुत्वीय तरंग, जिसको छोटी जी से दर्शाते हैं। गुरुत्वीय तरंग जी का मान क्या होता है, 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर। गुरुत्वीय तरंग का मात्रा क्या होता है, मीटर बाय मतलब सेकेंड स्क्वायर। जी का मान सबसे अधिक होता है कहाँ, ध्रुव पर होता है। जी का मान सबसे कम विषुवत रेखा पे। जी का मान 0 होता है पृथ्वी के केंद्र पर। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण के मान का होता है क्या, 1/8 गुना। द्रव्यमान, गुरुत्वीय तरंग निर्भर नहीं करता, किस पे नहीं करता है निर्भर, द्रव्यमान और आकार पे नहीं निर्भर करता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने वाले गुरुत्वीय तरंग जी का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तो जी का मान घट जाएगा। जब कोई वस्तु पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, ऋणात्मक हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत दिया था कौन, तो न्यूटन दिया था। गुरुत्वाकर्षण को सर्वाधिक नियम का प्रतिपादक किया था कौन, तो न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या होता है, तो ये अदिश राशि होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान क्या होता है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तुओं का गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, तो समान होता है। जो शून्य में, लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा जब लिफ्ट जो है ऊपर की ओर जाती है, ठीक है, ऊपर की ओर जाती है तो बढ़ा हुआ भार प्रतीत होता है। लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घटा हुआ प्रतीत होगा तो जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है, नीचे देखिए इसमें त्वरण के साथ ऊपर जाना, त्वरण के साथ नीचे जाना हो जाएगा। नीचे आते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या हो जाता है, तो शून्य हो जाता है। जब पिंड एक समान वेग से ऊपर की या नीचे जाता है तो एक दिशा में भार क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए समान वेग में नहीं होगा लेकिन त्वरण के साथ ऊपर जाएगा भार बढ़ा हुआ लगेगा, त्वरण के साथ नीचे आएगा तो भार घटा हुआ लगेगा, ठीक है। अब लिफ्ट टूटने की स्थिति में शून्य होगा। शून्य गुरुत्वाकर्षण कहलाता है क्या, तो भारहीनता कहलाता है। मुक्त स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु का भार क्या हो जाएगा, तो शून्य हो जाएगा। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या हो जाता है, अपरिवर्तित रहता है। हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा, लोहे का गेंद पहले गिरेगा, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगा। हवा में है ना, इसलिए हवा की अनुपस्थिति में अगर लोहा और लकड़ी के गेंद को समान ऊंचाई से गिराएंगे तो ये एक साथ गिरेगा पृथ्वी पर, लेकिन हवा के साथ ये चीज़ बदल जाता है। कृत्रिम उपग्रह एवं पलायन वेग क्या हो जाएगा, ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड क्या कहलाता है, तो उपग्रह कहलाता है। ग्रहों की गति संबंधित नियम का प्रतिपादन कौन किया था, तो केप्लर किया था। भूस्तरीय उपग्रह स्थित है तो कहाँ पे, तो पृथ्वी तल से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भू स्थिर उपग्रह स्थित रहता है। भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करता है किधर, तो पश्चिम से पूरब, जैसे
ये लोग ये ग्रह सब करते हैं। भू स्थिर उपग्रह का परिकल्पना काल कितना होता है? 24 घंटा का होता है। संचार उपग्रह प्रायः स्थापित किए जाते हैं कहाँ? तो भू स्थिर कक्षाओं में। कृत्रिम उपग्रह के अंदर प्रत्येक वस्तु का भार क्या होता है? तो शून्य होता है कृत्रिम उपग्रह के अंदर। उपग्रहों की चाल निर्भर नहीं करती किसके? उसके द्रव्यमानों पे। ठीक है। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत है क्या? तो सौर सेल से चलता है कृत्रिम उपग्रह। नेक्स्ट है वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर और गुरुत्वीय क्षेत्र से को पार कर जाता है तो क्या बोलेंगे? तो पलायन वेग कहेंगे। पृथ्वी के लिए पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। सूर्य के लिए पलायन वेग कितना होता है? तो 42 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। चंद्रमा के लिए पलायन वेग 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। पलायन वेग कक्षीय वेग का क्या होता है? √2 गुना होता है। अगला है दाब। किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। दाब का ऐसा मात्रा क्या होता है? न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर, जिसे पास्कल भी कहा जाता है। 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर। दाब की बीमा होती है ML-1 T-2। दाब निर्भर करता है किसके? क्षेत्रफल पे। क्षेत्रफल कम होने पर दाब क्या होता है? तो अधिक हो जाता है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो घट जाता है। बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर चिपक जाता है। क्यों? क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है और चिपक जाता है। द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ने पर क्या होता है? द्रव का क्वथनांक दाब अगर बढ़ाएंगे तो क्वथनांक भी बढ़ जाएगा। जब एक गैस के पात्र में दाब बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या हो रहेगा? स्थिर रहेगा। वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब क्या होता है? पारे के 760 mm ऊंचे स्तर द्वारा पड़ने वाला दाब, उसको हम लोग बोलेंगे वायुमंडलीय दाब। समुद्र पर औसत वायु दाब कितना होता है? 70 सेंटीमीटर से 760 mm तक। वायुमंडलीय दाब मापी जाती है किससे? तो बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या होता है? तो बार होता है। एक बार बराबर होता है कितना? 10⁵ N/m²। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने वाला वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम हो जाता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसका आकार क्या हो जाता है? तो बढ़ जाता है। वायुयान में बैठे यात्रियों को फाउंटेन पेन से स्याही रिसने लगती है। क्यों? क्योंकि ऊपर जाने पर वायुदाब जो होता है वो कम हो जाता है। पहाड़ों पे खाना बनाने में कठिन होता है क्योंकि ऊपर वायुदाब कम होता है। बैरोमीटर के पाठ्यांक का अचानक गिरना किस चीज़ का संकेत है? अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक गिर जाएगा तो आंधी तूफान आने की संभावना होगा। अचानक उठेगा तो फ्रेश मौसम, धीरे धीरे उठेगा तो बारिश, मतलब गिरेगा तो बारिश, धीरे धीरे उठेगा तो धीरे धीरे फ्रेश होगा। बैरोमीटर के पाठ्यक्रम का धीरे धीरे गिरना क्या संकेत है? तो वर्षा होने का। देख रहे हैं वायुमंडल बैरोमीटर के पाठ्यक्रम का धीरे धीरे ऊपर चढ़ना, मौसम साफ रहने का। और वायु में जल की उपस्थिति क्या कहलाता है? ये आर्द्रता कहलाता है। अपेक्षित आर्द्रता मापी जाती है किससे? तो हाइग्रोमीटर से। ताप बढ़ने पर अपेक्षित आर्द्रता क्या होती है? तो बढ़ जाती है। अब पढ़ेंगे उत्प्लावन बल और उत्प्लावकता। द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है उसको क्या कहेंगे? उत्प्लावन बल कहेंगे। जब कोई वस्तु द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है तो वस्तु के भार में कमी प्रतीत होता है। किसके कारण? यही उत्प्लावन बल के कारण। लॉ ऑफ फ्लोटिंग या उत्प्लावकता या प्लावन का सिद्धांत दिया था कौन? आर्किमिडीज दिए थे। प्लवन के नियम के अनुसार क्या होता है? तो संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव विस्थापित करता है। अगला उत्प्लावक बल निर्भर करता है किस पे? तो द्रव के घनत्व तथा द्रव में डूबी वस्तुओं के आयतन पर। यदि पिंड का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक हो तो पिंड उस द्रव में क्या हो जाएगा? तो डूब जाएगा। अगला घनत्व। किसी पदार्थ के इकाई आयतन पर मतलब निहित द्रव्यमान क्या कहलाता है? तो घनत्व कहलाता है। घनत्व बराबर होता है किसके? तो द्रव्यमान बट्टा आयतन के। घनत्व का ऐसा मात्रा क्या होता है? kg/m3। घनत्व की बीमा क्या होती है? ML-T, मतलब ML-3। अपेक्षित घनत्व मापा जाता है किससे? तो हाइग्रोमीटर से।
दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। हाइड्रोमीटर और लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पलवन के सिद्धांतों पे। जल में अशुद्धियाँ या लवण मिलाने पर जल का घनत्व क्या हो जाएगा? बढ़ता है। समुद्री जल में तैरना आसान होता है, क्यों? क्योंकि समुद्र जल का घनत्व जो होता है अधिक होता है नमक के कारण। हीरा की अपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक क्या होता है? क्रमशः अपेक्षिक घनत्व होता है 3.52 और अपवर्तनांक कितना था? 2.417 होता है। जब बर्फ शुद्ध जल में तैरती है तो उसका कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? 1/10 भाग। पानी से भरे गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है तो टुकड़े को पूरा पिघल जाने पर पानी के तल पर क्या परिवर्तन हो? मतलब पानी भरा है, अगर बर्फ इसमें तैर रहा है वो पूरा पिघल जाएगा तो पानी का तल क्या होगा? ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो ये अपरिवर्तित रहेगा। नमक के घोल में अंडा तैरता है क्योंकि नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए तैरता है। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व बढ़ता है। ठीक है। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम कब होता है? तो ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड पूछेगा। जल का घनत्व अधिकतम कब होगा? तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जल का आयतन न्यूनतम कब होगा? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित क्या रहेगा? तो घनत्व अपरिवर्तित रहता है। लोहे का एक गोला पारे पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है, ऐसे क्यों होता है? लोहे का जो अपेक्षित घनत्व होता है पारे से कम होता है किंतु पानी से अधिक होता है, इसलिए। बादल वायुमंडल में तैरता है क्योंकि वायु जो है, वायु की तुलना में बादल का घनत्व कम होता है, इसलिए तैरता है वायुमंडल में। पिघलने पर बर्फ का आयतन क्या होता है? तो घटता है। जमने पर पानी का घनत्व क्या होता है? तो बढ़ता है। जमने पर पानी का आयतन भी देखिए, जमने पर पानी का घनत्व घटता है, ठीक है, घटता है। और पिघलने पर बर्फ का आयतन पूछेगा तो ये भी घटेगा, लेकिन जमने पर पानी का आयतन क्या होगा? बढ़ेगा। ठंडे देशों में पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि जमने के बाद पानी का आयतन जो होता है बढ़ जाता है, इसलिए। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता था? 14.4 होता है। अगला है, द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो पृष्ठीय तनाव कहेंगे। पृष्ठीय तनाव का कारण क्या है? तो अणुओं के बीच संसंजक बल होता है। द्रव बूंद का संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति होती है, किसका? पृष्ठीय तनाव के कारण होता है। पृष्ठीय तनाव का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन बाय मीटर होता है। पृष्ठीय तनाव की बीमा क्या होती है? ml-2 T-2। द्रव का पृष्ठीय तनाव निर्भर करता है किस पे? तो द्रव की प्राकृतिक और ताप पर। द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठीय तनाव क्या होता है? तो घटता है। द्रव में घुलनशील अशुद्धि और नमक मिलाने पर पृष्ठीय तनाव क्या होता है? तो बढ़ता है। अपमार्जक साबुन डिटर्जेंट मिलाने से जल का पृष्ठीय तनाव क्या हो जाता है? ये कम हो जाता है, जल का पृष्ठीय तनाव कम होता है, इसी कारण से कपड़ा साफ होता है। वर्षा की बूंद गोलाकार होता है, किसके कारण? तो ये भी पृष्ठीय तनाव के कारण ही। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरता है? ये पृष्ठीय तनाव के कारण ही तैरता है। पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, किसके कारण? पृष्ठीय तनाव के कारण ही। गड्ढे से भरे पानी की मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाता है। गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाता है। क्यों मर जाता है? क्योंकि पानी का पृष्ठीय तनाव जो होता है कम हो जाता है और उसके लार्वा जल में डूबकर मर जाते हैं। समुद्र में लहरों को शांत करने के लिए तेल क्यों गिराया जाता है? क्योंकि पृष्ठीय तनाव को कम करने के लिए। तेल जल के पृष्ठ पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठीय तनाव जल से कम होता है, इसलिए फैल जाता है। ठीक है। सहसंयोजक और असमंजक बल। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षक बल क्या कहलाता है? सहसंयोजक बल। दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षक बल क्या कहलाता है? असंजक बल कहलाता है। द्रव में पृष्ठीय तनाव कैसा होता है? तो द्रव के अणुओं के बीच सहसंजक बल के कारण। जल किसी वस्तु को भिगोता है, किसके कारण? असंजक बल के कारण। ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखने पर अक्षर उभर कर आते हैं, किसके कारण? असंजक बल के कारण। जब कोई नाव नदी से सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर की ओर उठ जाता है, किसके कारण? तो जब कोई नाव नदी से सागर में घुसता है तो वो उठ जाता है, किसी वह कुछ ऊपर उठ जाएगा, ठीक है, ऊपर उठ जाता है। अगला है किसुकत्व।
खोखली नली जिसकी त्रिज्या बहुत कम तथा एक समान होता है क्या कहलाता है? तो केश नाली कहलाता है। केश नाली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे दबने की घटना क्या कहलाता है? केशुकत्व कहलाता है। लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है किसके कारण? तो केशुकत्व के कारण। ये सब पूछता है क्वेश्चन। ब्लॉटिंग पेपर स्याही को शीघ्र सोख लेता है किसके कारण? केशुकत्व के कारण। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये भी किसका क्रिया के कारण ही काम करता है। पौधे की जड़ों में पर्ण पत्तियों की ओर जल का बढ़ना किसके कारण होता है? ये भी केशुकत्व के कारण ही होता है। अब देखें सहायता। द्रव का वह गुण जिसके कारण वह अपने भिन्न परतों क्या बोलते हैं परतों में होने वाली अपेक्षित गति का विरोध करता है क्या कहलाता है? सहायता कहते हैं। सहायता का गुण क्या है? तो केवल द्रव तथा गैसों में होता है सहायता गुण, ठोस में नहीं होता। द्रवों की तुलना में गैस की सहायता क्या होती है? तो कम होती है। ठीक है। एक आदर्श तरल की सहायता क्या होगी? तो शून्य होगी। ताप बढ़ने पर द्रव की सहायता क्या होती है? तो घट जाती है। ताप बढ़ने पे गैस की सहायता क्या होती है? तो गैस की सहायता बढ़ती है लेकिन द्रव की सहायता घट जाती है। सहायता की ऐसा मात्रा क्या होती है? तो प्लॉइज होता है। ठीक है। सहायता का गुणांक का बीमा क्या होता है? ml-1 t-1। इसी तरल की सहायता का मापन किया जाता है किसके कारण? विस्कोमीटर से। जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात जल अपने आप स्थिर हो जाता है किसके कारण? तो सहायता के कारण। प्रत्यस्थता। जब किसी पिंड पर बाहरी बल लगाया जाता है उसका आकार और आकृति दोनों ही बदल जाता है तथा जैसे ही बल हटाया जाता है तो अपने पूर्ववर्ती स्थिति में आने का प्रयास करता है। पिंड का यह गुण क्या कहलाता है? प्रत्यास्थता कहलाता है। एकांक क्षेत्रफल पे लगने वाला बल क्या कहलाता है? प्रतिबल कहलाता है। प्रतिबल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। प्रतिबल के परिणाम स्वरूप वस्तुओं के आकार में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो विकृति कहलाता है। प्रतिबल या विकृति का अनुपात कहलाता है क्या? यंग प्रत्यस्थता गुणांक कहलाता है। अगला है प्रत्यस्थता गुणांक का ऐसा मात्रा क्या होता है? तो न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। सर्वाधिक प्रत्यस्थता किस पदार्थ में होता है? क्वार्टजाइट में होता है। हुक के नियम के अनुसार क्या कहलाता है? प्रत्यस्थता की सीमा में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होता है। यही कहा गया है हुक के नियम में। हुक का नियम क्या कहलाता है? प्रतिबल बट्टा विकृति इक्वल टू ई। ठीक है। कमानीदार तुला किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये हुक के नियम के कारण मतलब इसी पे काम करता है। बर्नौल प्रमेय के अनुसार क्या होता है? जिस स्थान पर द्रव का वेग अधिक होता है वहाँ दाब कम होता है। ठीक है। बर्नौल प्रमेय किसके संरक्षण के बारे में बताता है? तो द्रव चलित दाब के कारण। बर्नौल प्रमेय के अनुसार गहरा जल शांत बहता है। ठीक है। अधिक मतलब आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? ये भी बर्नौल के सिद्धांत पे आधारित है। आंधी आने पर टीन की छत या छप्पर उड़ जाते हैं क्योंकि ऊपर का वायुदाब नीचे के वायुदाब से कम हो जाता है। वायुदाब के ऊपर उठने या फुहारा कार्य करता किस पे? तो ये भी बर्नौल के सिद्धांत पे ही। सेंट स्प्रे आधारित है किस पे? तो ये भी बर्नौल के सिद्धांत पे आधारित है। बुनसेन बर्नौल किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो बर्नौल के सिद्धांत पर। अगला द्रव के प्रवाह की दर को मापा जाता है किसमें? वेंचुरी मीटर से नापा जाता है। द्रव चलित ब्रेक जो होता है हाइड्रोलिक ब्रेक वो कार्य करता है किस पे? पास्कल के सिद्धांतों पर कार्य करता है। इंपोर्टेंट है, पूछता है। अगला है सरल आवर्ती गति। किसी पिंड के साम्य स्थिति के इधर उधर गति करना क्या कहलाता है? दोलन गति। एक दोलन पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है? तो आवर्तकाल कहलाता है। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जाने में उसका मात्रा क्या होता है? सेकेंड होता है। कंपन करने वाली वस्तु एक सेकेंड में जितनी कंपन करता है उसको क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का मात्रा क्या होता है? हर्ट्ज होता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि की आवृत्ति क्या होती है? नहीं बदलती है। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकेंड होता है। आवर्तकाल निर्भर नहीं करता किस पे? तो द्रव्यमान पर। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटाने के लिए लगने वाला बल को क्या कहते थे? प्रत्यानयी बल कहा जाता है। झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा? अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है। लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है लोलक की लंबाई पर। लोलक की लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल क्या हो जाता है? तो बढ़ जाता है। लंबाई घटने पे आवर्तकाल घट जाता है।
बढ़ने पर आवर्तकाल बढ़ जाता है। नेक्स्ट, कोई लड़की झूला झूलते खड़े हो जाता है तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, तो घट जाएगा। किसी पेंडुलम की लंबाई दोगुनी करने पर उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, √2 गुना बढ़ जाएगी। जब लोलक की लंबाई चौगुनी की जाती है तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, दुगुनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ठीक है। किसी लोलक घड़ी के पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाए जाए तो घड़ी का आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाता है, क्यों, क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, लंबाई बढ़ेगी तो सुस्त हो जाएगा, घटेगा तो स्पीड चलेगा। तरंग और तरंग गति, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य क्या होता है, तो यांत्रिक तरंग जो होता है वो अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य होता है। जल तरंग क्या होता है, तो ये अनुप्रस्थ तरंग होता है। क्या कर रहा है, दो उत्तोलक श्रृंगी अथवा दो उत्तोलक गर्तों के बीच की दूरी क्या कहलाता है, ये तरंग दैर्घ्य कहलाता है। तरंग दैर्घ्य का ऐसा मतलब क्या होता है, मीटर या एंगस्ट्रॉम होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के। अब हम लोग देखेंगे ध्वनि। ध्वनि का अध्ययन क्या कहलाता है, एकॉस्टिक कहलाता है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है, तो ठोस में होता है। ध्वनि की चाल न्यूनतम किस में होती है, तो गैस में होती है। ध्वनि गमन नहीं कर सकता, किस में, निर्वात में नहीं चलेगा ध्वनि। विभिन्न माध्यमों में ठोसों की चाल, सबसे ज़्यादा ध्वनि ठोस में होगा, फिर द्रव में, फिर गैस में चाल उसकी। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस ठोस में होता है, तो ये एल्युमिनियम में होता है। कितना होता है, 6120 मीटर पर सेकेंड। किसी गैस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, तो हाइड्रोजन गैस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करता है, तो माध्यम की प्रत्यस्थता तथा घनत्व पर अनुभव अति करता है। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है, 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। ध्वनि की, जल में ध्वनि का कितना होता है, 1483। लोहे और स्टील में ध्वनि का चाल कितना होता है, तो 5130। और डॉपलर प्रभाव संबंधित है किससे, तो ध्वनि से संबंधित है। डॉपलर प्रभाव के अनुसार क्या होता है, जब किसी ध्वनि स्रोत और श्रोताओं के बीच अपेक्षित गति होती है, श्रोताओं को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति बदली हुई प्रतीत होती है। ये दिखा है डॉपलर प्रभाव। अगला है, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ती जाती है, किसके कारण, यही डॉपलर प्रभाव के कारण। डॉपलर प्रभाव का उपयोग किया जाता है किस में, तो आकाशीय पिंडों के वेग ज्ञात करने में। किस माध्यम वस्तु की चाल एवं ध्वनि की चाल का अनुपात कहलाता है क्या, तो माइक संख्या। किसी माध्यम में वस्तु की चाल और ध्वनि की चाल का अनुपात क्या कहलाता है, माइक संख्या कहलाता है। क्या कर रहा है, पराध्वनिक चाल जिसको सुपरसोनिक स्पीड बोलते हैं उसकी माइक संख्या कितनी होती है, ये होती है 1 से अधिक होती है। अति पराध्वनिक चाल जिसको हाइपरसोनिक बोलते हैं उसकी माइक संख्या कितनी होती है, तो 5 से अधिक होती है। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किसका किया जाता है, तो ये ऑडियोमीटर का किया जाता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र क्या कहलाता है, तो हाइड्रोफोन कहलाता है। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या बढ़ती है, तो ध्वनि की चाल भी बढ़ती है। वायु में प्रति 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल कितनी बढ़ जाती है, तो 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। दाब का ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है दाब का। शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल क्या होती है, तो ये अधिक होती है। ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है किस पे, तो आवृत्ति पे निर्भर करता है। महिलाओं की आवाज़ पुरुष की अपेक्षा तीक्ष्ण होती है, पतला होती है। क्यों होती है, क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का तारतम्य जो होता है अधिक होता है। जो अधिक होगा तो पतला होगा आवाज़, और कम होगा तो मोटा होगा। ध्वनि तीव्रता की इकाई क्या होती है, तो ये डेसिबल होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मानव के लिए सबसे उपयुक्त ध्वनि तरंग मतलब तीव्रता क्या होती है, तो 45 डेसिबल होता है। साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है, 30 से 40 डेसिबल होता है। जोर से बातचीत की ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है, तो 50 से 60 डेसिबल। ध्वनि तीव्रता का वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता वो कितना होता था, 95 डेसिबल। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता या परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 17 मीटर। प्रतिध्वनि का कारक क्या होता था, ध्वनि तरंग का परावर्तन। कान का ध्वनि का प्रभाव कितना होता है, कान पे ध्वनि का प्रभाव तो 1/10 सेकेंड तक रहता है, 1 सेकेंड का 10वां भाग तक। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। हृदय की धड़कन सुनने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो यही स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर ऐसे करके पहनता है आला। स्टेथोस्कोप की खोज कौन किया था, रेते लैनेक किया था। कहाँ पे, तो फ्रांस में। और हम पढ़ेंगे ध्वनि तरंग।
ध्वनि तरंग होती है कैसी, तो ये अनुदैर्घ्य होती है। और प्रकाश तरंग कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है। ध्वनि तरंग गमन करती है कैसा, तो ये लंबवत गमन करती है। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग क्या कहलाता है, तो अश्रव्य तरंग कहलाता है, ठीक है। और 20 से 20,000 की बातचीत की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग क्या कहलाता है, श्रव्य तरंग कहलाता है। और एक सेकेंड, 20,000 से ऊपर की आवृत्ति वाली ध्वनि को क्या कहते हैं, तो पराश्रव्य तरंग। सोनार जो होता है, सोनार तकनीकी का उपयोग होता है किस में, तो उसमें जो सोनार से पता लगाया जाता है समुद्र के अंदर मतलब वस्तु का, उसमें कौन सा ध्वनि होता है, तो ये पराश्रव्य तरंग उत्पन्न करता है ये सोनार। पराश्रव्य तरंग को कौन सुन सकता है, तो कुत्ता सुन सकता है, बिल्ली को सुन सकता है, चमगादड़ सुन सकता है, डॉल्फिन, मछली, ये सब। हमारा कान सुन सकता है कैसे, श्राव्य तरंग, जो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक है। ध्वनि तरंग में कौन सी घटना घटित नहीं होता है, तो ध्रुवन उसका नहीं होता, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे विद्युत चुम्बकीय तरंग। वे तरंग जिन्हें संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसको क्या कहते हैं, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंग की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो मैक्सवेल के द्वारा किया गया था। विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है कैसे, तो ये भी अनुप्रस्थ तरंग होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंग बनी होती है किसका, तो फोटॉन का बना होता है। एक्स किरण, गामा किरण, अवरक्त विकिरण, पराबैंगनी किरण, दृश्य विकिरण, ये सब किसका क्या होता है, तो ये सब विद्युत चुम्बकीय तरंग है। एक्स किरणों की खोज कौन किया था, तो डब्ल्यू.सी. रोंटगन किया था। क्या कर रहा है, एक्स किरणों की खोज कौन किया था, तो डब्ल्यू.सी. रोंटगन किया था, ठीक है। चिकित्सक क्षेत्र में तथा सीटी स्कैन में उपयोग किया जाता है कौन सा किरण, तो ये एक्स किरण किया जाता है। क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने में किन किरणों का उपयोग किया जाता है, जो क्रिस्टल होती है उसकी संरचना ज्ञात करने में ये एक्स किरण का उपयोग किया जाता है। एक्स किरण की तरंग दैर्ध्य मापने वाला उपकरण कौन सा है, तो क्या क्या लिखा है जी, ब्रैंग स्पेक्ट्रोमापी, ठीक है, वो होता है। रात्रि दृष्टि उपकरण में प्रयोग की जाने वाली तरंग कौन सी होती है, ये अवरक्त किरण होती है, तरंग होती है। टीवी के रिमोट में प्रयुक्त होता कौन सा तरंग, तो ये भी अवरक्त, जिसको हम लोग इंफ्रारेड बोलते हैं। अवरक्त विकिरण की खोज कौन किया था, तो विलियम हर्शेल किया था, ठीक है। जल शोधन में कीटनाशकों को नष्ट करने में किसका उपयोग किया जाता है, तो ये पराबैंगनी विकिरण का। पराबैंगनी किरण की खोज कौन किया था, तो जोहान रिटर ने। सौर तंत्र से बाहर उत्पन्न हुई उच्च ऊर्जा विकिरण क्या कहलाता है, तो कॉस्मिक किरण कहलाता है। कॉस्मिक किरण कैसा होता है, तो ये आवेशित कण होता है। देखिए, दृश्य किरणों की खोज कौन किया था, दृश्य किरणों की खोज तो ये न्यूटन किया था। और दीर्घ रेडियो तरंग की खोज कौन किया था, तो मार्कोनी किया था। दीर्घ रेडियो तरंग और वायुमंडल के किस परत से परावर्तित होता है, तो ये आयन मंडल से टकराकर परावर्तित होता है। प्रकाश तरंग तथा रेडियो तरंग होती है कैसी, तो ये विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। देखिए, सेल्यूलर फोन और रेडियो और टीवी में सूचना प्रसारण के उपयोग होता है कौन सा तरंग, तो ये रेडियो तरंग होता है। रडार, शत्रु के वायुयान का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ये भी रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है। एमआरआई मशीन में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है, तो ये चुंबकीय तरंग का किया जाता है। हृदय के कंपन से कौन सी तरंग उत्पन्न होती है, हृदय के कंपन से तो ये अपश्रव्य तरंग उत्पन्न होती है। मतलब कीड़ा कीड़ा मकोड़ा जो होता है, कीड़ों को घरों से दूर भगाने के लिए क्या लाया जाता है, तो अल्ट्रासोनिक तरंग का यूज किया जाता है। प्रकाश और विद्युतीय तरंगों की लंबाई का मात्रक क्या होता है, तो एंगस्ट्रॉम होता है। हम लोग पढ़ेंगे हम लोग उष्मा। उष्मा क्या है, उष्मा एक प्रकार का क्या होता है, ये ऊर्जा होता है। उष्मा की इकाई क्या है, तो जूल, कैलोरी और अर्ग होता है। 1 ग्राम जल का ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा कितनी होगी, मतलब 1 ग्राम जल का ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं, तो कैलोरी कहते हैं। 1 कैलोरी बराबर होता है कितने जूल के, 4.186 जूल या 4.2 इंटू 10⁻² जूल। थर्म किसका यूनिट है, थर्म, तो ये उष्मा का है। उष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या होता है, तो ये चांदी होता है। एक 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बदलने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं, तो विशिष्ट उष्मा कहते हैं। विशिष्ट उष्मा का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो जूल बाय किलोग्राम बाय केल्विन होता है। दो निकायों के बीच उष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है किस पे, तो उसके ताप
तापमान पर करता है। नियत ताप पर पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या होगी? उसको क्या बोलेंगे? तो गुप्त ऊष्मा बोलेंगे। गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? जूल बाय किलोग्राम या कैलोरी बाय ग्राम। उबलते जल की अपेक्षा भाप से अधिक हाथ जलता है। क्यों? क्योंकि भाप में जो होता है गुप्त ऊष्मा अधिक होता है। बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा कैसी होती है? तो 80 कैलोरी बाय ग्राम होती है। जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? तो 536 से 540 कैलोरी पर ग्राम होती है, इसीलिए ज़्यादा जलता है। चालन, संवहन और विकिरण पढ़ेंगे। क्या कर रहा है? ठोस तथा पारे में ऊष्मा का संचरण होता है किसके द्वारा से? तो चालन विधि द्वारा होता है। गैस और द्रवों में ऊष्मा का संचरण किसके माध्यम से होता है? संवहन विधि द्वारा होता है। ठीक है। पृथ्वी के वायुमंडल तथा विद्युत केतली का पानी गर्म होता है किसके वजह से? तो ये संवहन विधि की वजह से। पृथ्वी तथा सूर्य की ऊष्मा, जो पृथ्वी पर सूर्य का ऊष्मा पहुंचता है वो किस विधि से? तो विकिरण विधि से। स्वच्छ रातें बादल छाई रातों की तुलना में ज़्यादा ठंडा होता है। क्यों? जो स्वच्छ मतलब अभी रहता है बादल, वो ज़्यादा ठंडा रहता है अकॉर्डिंग टू बादल छाया हुआ में। क्यों? तो विकिरण के कारण। ठीक है। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते, यह नियम कौन बोला है? तो ये क्रिचॉफ का नियम है। अब हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर खत्म हो गया, ताप पढ़ेंगे। ताप का ऐसा मतलब क्या होता है? केल्विन होता है। सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? तो 6000 केल्विन होता है। उच्च तापमान मापा जाता है किसके द्वारा? तो पायरोमीटर के द्वारा। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी एक ही मान प्रदर्शित करता है कितने पे? तो -40 डिग्री ताप पर। ठीक है। किसी वस्तु का तापमान कितना डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता है? तो -273 डिग्री, मतलब 273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता है। सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी कितने पे? तो -373.15 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, उससे कम नहीं होगा। वहीं पे सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी। परम शून्य तापमान का मान कितना होता है? तो ये भी वही हो जाएगा, -273 केल्विन। ठीक है। क्लिनिकल जो थर्मामीटर होता है डॉक्टर वाला, उसमें क्या होता है? तो पारा होता है थर्मामीटर में। कौन सा तापमापी होता है ये? पारा थर्मामीटर का आविष्कार कौन किया था? तो फ़ारेनहाइट किया था। अति ठंडे प्रदेश में ताप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? तो एल्कोहल तापमापी का किया जाता है। थर्मामीटर बहुत प्रकार का होता है, क्या बोलते हैं, पारा वाला भी होता है, एल्कोहल वाला भी होता है, और भी बहुत प्रकार का होता है। क्या करें? एल्कोहल का जमता है कितनी डिग्री पे? तो -115 डिग्री सेल्सियस पे। पारा जमता है कितने पे? तो -39 डिग्री सेल्सियस पे। और पारे का क्वथनांक होता है कितना? तो -357 डिग्री सेल्सियस। वह ताप जिस पे ठोस द्रव में बदल जाता है, जो ठोस जो होता है द्रव में बदल जाता है, उसको क्या बोलते हैं? तो गलनांक बोलते हैं। वह ताप जिस पे द्रव ठोस में बदल जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो हिमांक बोलते हैं। द्रव जो ठोस में बदलता है। वह ताप जिस पे द्रव वाष्प या गैस में बदल जाता है उसको क्या कहते हैं? तो क्वथनांक बोलते हैं। गलनांक और हिमांक क्या होता है? बराबर। चलिए दोस्तों, इसको सही कर लीजिएगा। जो पारे का क्वथनांक है वो +357 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है। चलिए आ गया ये। गलनांक और हिमांक क्या होता है? तो दोनों बराबर होता है। ठीक है। सेल्सियस पैमाने पर जल का हिमांक एवं क्वथनांक कितना होता है? तो हिमांक हो जाता है जल का 0 डिग्री सेल्सियस, और क्वथनांक हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट पैमाने पर शुद्ध जल का हिमांक एवं क्वथनांक कितना होता है? फ़ारेनहाइट स्केल पे हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और दो मतलब ये हो जाएगा इसका हिमांक हो जाएगा शुद्ध जल का, और क्वथनांक हो जाए 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन पैमाने पर शुद्ध जल का हिमांक और क्वथनांक कितना हो जाएगा? वही 273 ऐड करते जाइए जितना था उसमें, 273 केल्विन हो जाएगा, और 373 केल्विन इसका क्वथनांक हो जाएगा। नमक मिलाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? घटता है या बढ़ता है? ये घटता है। दाब बढ़ाने पर अशुद्धि मिलाने पर द्रव का क्या बोलते हैं? द्रव का क्वथनांक क्या होगा? तो ये बढ़ जाएगा अशुद्धि मिलाने पर। पहाड़ों पर खाना देर से पकता है क्योंकि क्योंकि क्योंकि
तो वायुमंडल दाब कम होने के कारण जल का क्वथनांक जो होता है वो कम हो जाता है। जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन क्या होगा? 0 डिग्री से 4 डिग्री तक पहले घटेगा, ठीक है, और फिर 4 डिग्री से 10 डिग्री तक जाएगा तो बढ़ेगा। यही होता है ना, ठीक है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों? पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। दाब बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर क्या होता है? तो ये घट जाता है। दाब बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर घट जाता है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनता, क्यों? क्योंकि वाष्पीकरण की दर जो होता है तेज हो जाता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप क्या होगा? बढ़ जाएगा। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? एक समान ताप बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने हेतु संरक्षित तापमान कितना है? तो 40 डिग्री सेल्सियस या 40 मतलब 4 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। हाँ, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो फ्रियोन का किया जाता है। दो विभिन्न धातुओं द्वारा बनाया गया सेंसर क्या होता है? थर्मोकपल, जिसको ताप युगम बोलते हैं। थर्मोकपल प्रयोग होता है किस में? तो ताप मापने में होता है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। वायु में जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? तो आर्द्रता कहते हैं। अपेक्षित आर्द्रता मापक यंत्र कौन सा होता है? तो हाइग्रोमीटर होता है। आर्द्रता अधिक होती है किस में? तो बरसात में आर्द्रता अधिक होती है। ताप बढ़ने पर अपेक्षित आर्द्रता क्या होती है? तो घट जाती है। मोटर गाड़ी के टायर का ट्यूब फटने पर हवा का ठंडा होना क्या होता है? इसको क्या कौन सा अति प्रक्रम बोलते हैं? रुद्धोष्म प्रक्रम। साइकिल में हवा भरते समय पंप गर्म हो जाती है, किसके कारण? यही रुद्धोष्म परिवर्तन के कारण। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश एवं प्रकाश तरंग। प्रकाश और प्रकाश के तरंग पढ़ेंगे। वह ऊर्जा जिसके प्रभाव से हम वस्तुओं को देख पाते हैं क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है, जिसको क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। अगला है, प्रकाश के फोटोन सिद्धांत की व्याख्या की थी कौन? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। प्रकाश के फोटोन सिद्धांत की व्याख्या कौन किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया था कौन? तो डेनमार्क के रोमर ने। कब किया था? तो 1676 में ईस्वी में किया था। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है किसमें? तो निर्वात में होता है। कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेंटीमीटर। कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो ये होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेमी होता है, ठीक है। प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति क्या होती है? तो दोनों समान होती है, ठीक है। बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों का गर्जन सुनाई देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बिजली की प्रकाश की चाल होती है ध्वनि की चाल से अधिक होती है। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया था कौन? तो आइंस्टीन जी किए थे। प्रकाश तरंग होते कैसे? तो अनुप्रस्थ होते हैं। प्रकाश का रंग निश्चित होता है किसके? तरंग दैर्घ्य से। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितने से कितने एंगस्ट्रॉम के बीच होता है? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच। दृश्य प्रकाश की तरंग परास होती है कितने? 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम तक। तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है किस रंग का? तो लाल रंग का। और न्यूनतम होता है बैगनी रंग का। आवर्ती सर्वाधिक होता है किसका? तो बैगनी का। न्यूनतम किसका होता है? लाल का, ठीक है। इसको फिर से देखिए, तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है लाल का और न्यूनतम होगा तो बैगनी। आवृत्ति सर्वाधिक होता है बैगनी, आवृत्ति कम होती है लाल रंग का। अगला देखिए, सभी रंगों को अवशोषित करता है कौन? काला रंग की वस्तु जो होता है सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है। प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया किसके कारण? क्रिस्टियन हाइग्रेस ने। कब किया था? 1678 में। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत प्रस्तुत किया था कौन? आइंस्टीन ने। कब? 1905 में। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 1.3 सेकेंड। जब प्रकाश बाजू से कांच में पहुंचता है तो इसकी चाल क्या हो जाती है? घट जाती है। प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 विभिन्न रंगों में अलग होना क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण, जो एक स्पेक्ट्रम के द्वारा होता है। प्रिज्म या तब प्रिज्म से होता है, स्पेक्ट्रम बनता है, वो 7 रंगों में विभक्त होता है।
प्रिज्म या कांच से गुजरने पर प्रकाश के किस रंगों का विचलन सर्वाधिक होता है? तो बैगनी का विचलन सर्वाधिक होता है, सबसे कम लाल का होता है, इसीलिए लाल का उपयोग विचलन मतलब ऐसे ऐसे भागना। श्वेत प्रकाश मिश्रण होता है 7 रंगों का। सूर्य की किरण की तीव्रता या सौर विकिरण मापी जाती है किससे? तो एकीटोनोमीटर से, ठीक है। कैथोड किरण होता है क्या? ऋणात्मक और अदृश्य होता है कैथोड किरण। कैथोड किरण की खोज कौन किया था? विलियम कुक ने किया था। कैथोड किरण का वेग प्रकाश के वेग से क्या होता है? 1/10 गुना होता है। हम लोग चलेंगे प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन। जब प्रकाश किरण वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म कण से टकराती है तो विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। यह घटना प्रकाश का क्या कहलाता है? ये घटना कहलाता है प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है, ठीक है। प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है किसमें? तो लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है किसका? तो बैगनी रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। आकाश का नल रंग नीला दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है कैसा? तो काला दिखाई देता है। पृथ्वी से देखने पर आकाश कैसा दिखता है? नीला। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। उगते एवं डूबते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, क्यों? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश का चिकनी सतह से टकरा कर वापस लौटना क्या कहलाता है? तो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। पेरिस्कोप पारदर्शी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश के परावर्तन के। सूखा बालू चमकीली दिखाई देता है जबकि गीला धुतिहीन, ये किसके कारण? तो प्रकाश के परावर्तन के कारण। परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण और बराबर होता है, ठीक है। माध्यम में परावर्तन से प्रकाश किरण के पथ में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में, जो हवा होता है, सघन मतलब घना वाला और विरल मतलब थोड़ा फुटफुट वाला, प्रवेश करता है तो क्या अभिलंब से दूर हो जाएगा। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ लगता है तथा पानी से भरे बर्तन में डुबाए गए छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, किसके कारण? ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देता है किसके कारण? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जल के अंदर पड़ी वस्तु की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होता है, ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण। हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका का बनना किसके कारण होता है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। कांच की दरार तथा पानी का बुलबुला चमकता है किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देता है, क्यों? प्रकाश के व्यक्तीकरण के कारण। ऑप्टिकल फाइबर, जिसको प्रकाश तंतु बोलते हैं, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया है? तो नारिंदर कंपनी ने। इंद्रधनुष बनता है किससे? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण तीनों घटनाओं से। इंद्रधनुष में रंग होते हैं 7 गो होते हैं। इंद्रधनुष के बीच का रंग कौन होता है? तो हरा होता है, BBG करके। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण होता है? तो बैगनी रंग का। सबसे कम लाल का होता है, सबसे अधिक बैगनी का, सबसे कम लाल का। इंद्रधनुष बनता है सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में। सूर्य इस साइड निकलेगा तो इंद्रधनुष इस साइड निकलेगा। प्राथमिक या मूल रंग किसे कहते हैं? तो नीला, लाल और हरा को हम लोग प्राथमिक मूल रंग बोलते हैं। जिन दो रंगों को मिलने से श्वेत रंग बनता है उसको क्या कहते हैं? तो पूरक वर्ण कहते हैं। रंगीन टेलीविजन में उपयोग किया जाता है किसका? तो प्राथमिक रंग का। टेलीविजन का आविष्कार कौन किया था? तो JL बेयर्ड ने किया था। अब लोग पढ़ेंगे गोल्डी दर्पण। स्पाट सतह युक्त दर्पण जिसकी एक सतह परावर्तन और दूसरी सतह कलई पॉलिश किया होता है उसको क्या कहते हैं? समतल दर्पण। दर्पण के पीछे में कलाई के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? सिल्वर नाइट्रेट का किया जाता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है कैसा? आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर। समतल दर्पण का वक्ता केंद्र क्या होता है? अनंत होता है। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? तो समतल दर्पण को। समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने हेतु ऊंचाई आवश्यक है, तो वस्तु की ऊंचाई का आधा। दो समतल दर्पण के बीच में रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब बनता है कहाँ पे? तो अनंत पे।
अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बराबर होता है। अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से बड़ा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु से छोटा होता है। गाड़ियों के हेडलाइट में प्रयुक्त होने वाला दर्पण कौन सा होता है? गाड़ियों की हेडलाइट मतलब आगे वाला लाइट, तो ये अवतल दर्पण होता है। वाहनों के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? साइड वाला, पीछे की ओर देखने वाला, तो उत्तल। ठीक है। सोडियम परावर्तक लैंप के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ये उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने और दांत, आंख और नाक कान की जांच के लिए डॉक्टर द्वारा प्रयोग किया जाता है कौन सा दर्पण? ये अवतल दर्पण किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट मतलब लेंस और मानव नेत्र। देखिए, एक अथवा दो गोलीय पृष्ठों से युक्त कई पारदर्शी माध्यम क्या कहलाता है? तो लेंस कहता है। अवतल लेंस किसको कहते हैं? तो अवतल लेंस का अलग नाम है अपसारी लेंस, तो इसको भी स्टार कर लिए पूछता है। उत्तल लेंस का क्या नाम है? तो अभिसारी लेंस है। ठीक है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो डायोप्टर है। डायोप्टर लेंस की क्षमता का मतलब डायोप्टर। धूप के चश्मे की क्षमता क्या होता है? तो जीरो डायोप्टर होता है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है? धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक। अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक होती है। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है किसके तहत? तो अवतल लेंस की बात की। दिखता है उत्तल उत्तल। मानव नेत्र कार्य करता है कौन सा? तो उत्तल लेंस के तहत। मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस के तहत। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है कैसा? वास्तविक और उल्टा। फोटोग्राफी कैमरा का कौन सा भाग रेटिना की तरह कार्य करता है? तो फिल्म। नेत्रदान में मनुष्य दान करता क्या? कॉर्निया करता है। आंखों में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करता है कौन? तो आइरिस करता है। आंखों के रंग से मतलब है किसका? तो आइरिस का रंग। रेटिना का शंकु एवं क्षर निर्धारित करता क्या चीज? तो शंकु करता है आंखों का रंग तथा क्षर करता है प्रकाश की तीव्रता। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना है? तो 25 सेंटीमीटर। आंख के लिए दूर बिंदु क्या होता है? तो अनंत होता है। निकट दृष्टि दोष के व्यक्ति को क्या होता है? तो नजदीक की वस्तु दिखाई देता है, दूर की नहीं। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या था? नेत्र लेंस का मोटाई में वृद्धि तथा फोकस दूरी में कमी हो जाना। दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को क्या होगा? दूर की वस्तुओं को दिखाई देता है पर नजदीक की नहीं। दूरदृष्टि दोष का कारण क्या होता था? नेत्र लेंस का मोटाई में कमी और फोकस दूरी में वृद्धि। निकट दृष्टि दोष जिसको मायोपिया बोलते हैं, दूर किया जा सकता है कौन से लेंस के द्वारा? अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करके। और दीर्घ दूर दृष्टि दोष को जिसको हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं उसको किससे अलग अति किया जा सकता है? उत्तल लेंस के द्वारा। दूर दृष्टि दोष होने वाले प्रतिबिंब बनाता है क्या? तो रेटिना के पीछे बनाता है। जरा दृष्टि दोष में व्यक्ति क्या करता है? ना तो दूर और ना ही निकट की ही वस्तु देख पाते हैं। जरा दृष्टि दोष जिसको प्रेस बायोपिया बोलते हैं, निवारण हेतु उपयोग में लाया जाता है क्या? द्विफोकल लेंस। अबिंदुकता दोष में व्यक्ति क्या होता था? क्षैतिज दिशा में ठीक से देख पाता है परंतु ऊर्ध्वाधर दिशा में नहीं देख जा सकता है। अबिंदुकता दोष के निवारण के लिए किसी उपयोग में लाया जाता है? तो बेलनाकार लेंस। देखिए, वर्णता है क्या? एक अनुवांशिकी रोग होता है। वर्णता रोग में व्यक्ति किस रंग में विभेद नहीं कर पाता? लाल और हरा में विभेद नहीं कर पाता है। घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आवर्धक लेंसों का। कैमरे में लगा होता है कौन सा? तो उत्तल लेंस लगा होता है कैमरा में। सूक्ष्मदर्शी में प्रयोग किया जाता है कौन सा? तो इसमें भी उत्तल लेंस किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था कौन? जेड जॉनसन ने। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रयोग होता है दो उत्तल लेंस। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था कौन? तो नॉल और रुस्का ने। दूरबीन का आविष्कार कौन किया था? तो हेंस लिपेस्री ने किया था। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है टेलीस्कोप का। टेलीस्कोप का आविष्कार कौन किया था? तो गैलीलियो ने किया था। और पढ़ेंगे विद्युत धारा। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा होती है एक अदिश राशि होती है। विद्युत धारा कैसे मात्रक होती है? एम्पियर होती है। विद्युत धारा मापी जाती है अमीमीटर से। आदर्श अमीमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो 0 होता है। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलॉम होता है। एक कूलॉम आवेश किसके बराबर होता है? तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है किसका, तो ऊर्जा का इकाई है। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट के। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। विद्युत विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक फैराडे होता है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति मापी जाती है किसके से, तो गैल्वेनोमीटर से। शंट होता है क्या, एक कम प्रतिरोध वाला तार होता है शंट। लघु पतन जिसको शॉर्ट सर्किट बोलते, उस समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ज्यादा हो जाता है। विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है, तो काला होता है। अभिष्ट खोखले गोले में अंदर वैद्युत तीव्रता कैसी होती है, तो शून्य होती है। घरेलू विद्युत तारों का संयोजन मूलतः किस क्रम में होता है, तो समानांतर क्रम में। फैराडे का नियम संबंधित है किससे, तो विद्युत अपघटन से। फ्यूज तार मिश्रण होता है सीसा और टीना का। विद्युत फ्यूज का गलनांक कितना होता है, तो निम्न होता है। विद्युत फ्यूज कार्य करती है किसमें, विद्युत धारा के उसमें सिद्धांत पर। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है क्या, उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक करते हैं। हीटर का तार बना होता है किसका, नाइक्रोम का। नाइक्रोम मिश्र धातु है किसका, निकल और क्रोमियम का। बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का आविष्कार कौन किया था, थॉमस एडिसन ने किया था। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, तो नाइट्रोजन और आर्गन भरी होती है। जलते हुए बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः कितना होता है, तो दिया ही नहीं भाई, बता दीजिएगा आप लोग। टंगस्टन का गलनांक और क्वथनांक कितना होता है, तो गलनांक होता है 3422 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक होता है 5930 डिग्री सेल्सियस। हैलोजन लैंप का तंतु मिश्रण होता है किसका, तो टंगस्टन और सोडियम का होता है। सामान्य ट्यूबलाइट में भरा होता है क्या, पारे का वाष्प और आर्गन भरा होता है। ट्यूबलाइट की दीवारों पर किसका लेप चढ़ा होता है, तो ये फास्फोरस का चढ़ा रहता है। ट्यूबलाइट के दोनों किनारों पे लगे होते क्या, बेरियम ऑक्साइड का लेप लगा रहता है। चालक का वह गुण जो उसमें प्रभावित आवेश का विरोध करता है क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध कैसे मतलब क्या हो जाता है, ओम हो जाता है। किसी धातु का प्रतिरोधकता गर्म करने पर क्या होता है, तो बढ़ती है। प्रतिरोधकता कैसे मतलब क्या होता है, तो ओम मीटर होता है। विभवांतर मापा जाता है किससे, तो वोल्ट मीटर से। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोधक कितना होता है, अनंत होता है। अब हम देखेंगे ऊर्जा रूपांतरण, वह क्रिया जिसमें किसी चालक को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चालक में विद्युत धारा प्रेरित होता है, क्या कहलाता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा। डायनेमो विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर आदि कार्य करता है किस पे, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पे करता है। पूछता है एग्जाम में, स्टार लगा लीजिए। डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो का आर्मेचर बना होता है किसका, तो लौह चुंबकीय पदार्थ का बना होता है। विद्युत मोटर बदलता है किसको, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन बदलता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत सेल बदलता है किसको, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है कौन, तो सितार बदलता है, सितार। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करता है कौन, तो मोमबत्ती करता है। लाउड स्पीकर परिवर्तित करता है किसको, तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। अब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत सेल। विद्युत बैटरी का आविष्कार कौन किया था, तो वोल्टा ने किया था, ठीक है। सूक्ष्म सेल क्या कहलाता है, तो प्राथमिक सेल कहलाता है। सूक्ष्म सेल की क्षमता कितना होता है, तो 1.5 वोल्ट होता है। सेल में संग्रहित ऊर्जा क्या होता है, तो रासायनिक ऊर्जा होता है। विद्युत सेल का कैथोड बना होता है किसका, तो कार्बन का होता है। विद्युत सेल का एनोड बना होता है किसका, तो जस्ता का बना होता है। सेल के एनोड पर होता है क्या, तो धन आवेशित, और कैथोड पे क्या होता है, ऋण आवेशित। संचायक बैटरी में प्रयुक्त धातु कौन सा होता है, तो सीसा होता है। गैलेना का एस कौन है, तो सीसा है। सीसा गैलेना सीसा का एस है ना। किसी लवण के जलीय विलयन को जिसमें से विद्युत धारा गुजर सकती है उसको क्या कहते हैं, तो विद्युत अपघटक कहते हैं। सीसा संचायक बैटरी एवं कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटक क्या होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है उसमें। लेकलोन सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघटक होता है क्या, तो अमोनियम क्लोराइड होता है। लेकलोन सेल का प्रयोग किया जाता है किस में, तो विद्युत घंटी में, टेलीफोन आदि में किया जाता है। टेलीफोन का आविष्कार कौन किया था, तो ग्राहम बेल किया था। विद्युत घंटी का कार्य क्या है, तो विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है विद्युत घंटी। दूरबीन का आविष्कार कौन किया था, तो हेंस लिपेर्सी ने किया था।
अब हम लोग पढ़ेंगे दृश्य धारा और प्रत्यावर्ती धारा देखेंगे। किसी परिपथ में एक दिशा में बहने वाली धारा को क्या कहते हैं? तो दृश्य धारा कहते हैं। दृश्य धारा मतलब डीसी। यदि धारा का प्रवाह समानांतर रूप से आगे पीछे हो तो उसको क्या कहते हैं? तो प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, जिसको हम लोग एसी बोलते हैं। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होती है? तो 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है। डायोड से धारा बहती है किस किस ओर? मतलब एक दिशा में बढ़ती है। डायोड लगा देंगे तो ओनली एक दिशा में धारा बढ़ेगी। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर का आविष्कार कौन किया था? तो माइकल फैराडे ने किया था। ट्रांसफार्मर का कोड बना होता है किसका? तो नर्म लोहा का बना होता है। ट्रांसफार्मर की दक्षता व्यक्त किया जाता है किसमें? किलोवाट में। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त करता है किसको? केवल एसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में लगता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है? उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में एवं निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलना होता है। प्रत्यावर्ती धारा जिसको एसी बोलते हैं को दृश्य धारा डीसी में परिवर्तित करता है कौन? तो रेक्टिफायर करता है। इन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है डीसी को एसी में बदलने के लिए। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा कौन सा होता है? तो विद्युत ऊर्जा होता है। टेलीफोन के आविष्कार कौन किया था? तो ग्राहम बेल किया था। फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो प्रेरित धारा का। अब देखेंगे हम लोग चालक, अचालक और अर्धचालक। जिस पदार्थ से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित होता है उसको क्या कहेंगे? चालक कहेंगे। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन हो जाता है? तो चांदी हो जाता है। जिस पदार्थ से होकर विद्युत आवेश का प्रवाह नहीं होता उसको क्या कहते हैं? अचालक कहेंगे। विद्युत चालकता का यूनिट क्या होता है? तो मोह होता है, मोह। पदार्थ जिसकी चालकता चालक और अचालक के बीच होता है उसको क्या करते हैं? अर्धचालक कहते हैं। प्रमुख अर्धचालक में कौन आ जाता है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब। सोलर सेल में उपयोग होता है किसका? तो ये सिलिकॉन का होता है अर्धचालक का। प्रकाश वोल्टीय सेल में किसका उपयोग होता है? तो सौर सेल का होता है। अर्धचालक पदार्थ में अशुद्धि मिलने पर उसकी विद्युत चालकता क्या होती है? तो बढ़ जाती है। ताप बढ़ने पर अर्धचालक की चालकता क्या होती है? तो ये भी बढ़ती है। गर्म करने पर चालक की प्रतिरोधकता क्या होती है? तो घट जाती है। ठीक है। ट्रांजिस्टर बनाए जाते किसके? तो अर्धचालक के बनाए जाते हैं। ट्रांजिस्टर बनाने में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला अर्धचालक कौन है? तो सिलिकॉन और जर्मेनियम है। ट्रांजिस्टर का आविष्कार कौन किया था? सोल्के ने किया था। सोल्के ने। कुछ धातुएं का प्रतिरोध परम शून्य ताप के निकट पहुंचने पर लगभग शून्य हो जाता है, वो क्या कहलाता है? अतिचालक कहलाता है। अतिचालक का प्रतिरोधक क्या होता है? तो शून्य होता है। अतिचालक का लक्षण क्या होता है? तो उच्च पारगम्यता होता है। वायुमंडलीय दाब पर किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप क्या होता है? तो 133 केल्विन होता है। अतिचालक की खोज किसने किया था? तो केमरी लिथ ओन्स कब किया था? 1911 में। तरित तरित के दौरान भवनों की सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? तरित चालक का। तरित में अधिक मात्रा में क्या होता था? विद्युत ऊर्जा होता है। तरित चालक का आविष्कार कौन किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तरित चालक बनाए जाते किसके? तो तांबे के बनाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे चुंबकत्व। प्राकृतिक चुंबक होते हैं कैसे? तो लोहा के अयस्क होते हैं। कृत्रिम चुंबक बनाए जाते हैं किसके? तो लोहा, निकेल, कोबाल्ट इत्यादि से बनाया जाता है। और अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं किससे? तो नर्म लोहा से बनाया जाता है। और अस्थायी चुंबक किससे बनाया जाता है? इस्पात का बनाया जाता है। चुंबक के समान ध्रुवों में क्या होता है? तो विकर्षण होते हैं। और असमान ध्रुवों में क्या होगा? तो आकर्षण होगा। स्वतंत्रता रूप से लटका चुंबक इंगित करता है किधर किधर? उत्तर और दक्षिण दिशा को इंगित करता है। चुंबक में लोहे को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण क्या कहलाता है? चुंबकत्व कहलाता है। चुंबक में सबसे अधिक पाया जाता है क्या? चुंबक के सिरों के निकट। मतलब चुंबकत्व तो सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? बीच में ऐसे बगल में? तो बगल में चुंबक के सिरों पे। चुंबकत्व का अभाव होता है किस में? तो चुंबक के ठीक मध्य में जो होता है ना, चुंबकत्व का आधार मतलब अभाव होता है, कम होता है। चुंबकत्व खत्म हो जाता है किससे? तो पीटने पे या गर्म करने पे। चुंबकीय सुई संकेत करता है किधर? तो उत्तर दिशा को। चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें चुंबक का प्रभाव का अनुभव किया जाता है उसको क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रा क्या होता है? तो टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस पद्धति क्या होता है? तो गॉस होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रा क्या होता है? तो टेस्ला या न्यूटन बाय एम्पियर मीटर या वेबर मीटर स्क्वायर होता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किया था कौन? ओस्टेड द्वारा किया गया था। किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होती है? तो दक्षिण से उत्तर की दिशा में।
किसी स्थान पर पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनाता है वह उस स्थान को क्या कहते हैं? तो नमन कोण कहते हैं। पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है। ठीक है। विषुवत रेखा का नमन कोण कितना होता है? तो 0 डिग्री होता है। चुंबकीय युग्मत्तर या भौगोलिक युग्मत्तर के बीच का कोण क्या कहलाता है? दिक्पाद कोण कहलाता है। पृथ्वी के दिक्पाद का मान कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रा क्या होता है? तो वेबर होता है। हम लोग पढ़ेंगे यांत्रिकी। ताप मतलब ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सीबेक के प्रभाव पर काम करता है। रडार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेडियो तरंग के परावर्तन पर काम करता है। रडार उपयोग में आता है किसके? तो रेडियो तरंग द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में लाता है। रडार का आविष्कार किया था कौन? तो एच टेलर और लियो सी यंग ने। कब किया था? 1930 में किया था। रडार का पूर्ण रूप क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है। त्रिविनिमय चित्र किसके द्वारा लिया गया था? तो होलोग्राफी के द्वारा लिया गया था। 3D चित्र हुआ ना। लेजर अथवा किसी सशक्त प्रकाश स्रोत से निकली दो प्रकाश किरण के व्यक्तिकरण से 3D प्रतिबिंब बनता है। इसको क्या कहते हैं? तो होलोग्राफी कहते हैं। होलोग्राफी का आविष्कार कौन किया था? डेनिस गबोर ने किया था। डेनिस गबोर। लेजर का आविष्कार कौन किया था? TH मैमन ने। लेजर का पूर्ण रूप क्या होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड। बड़ा नाम है भाई, छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेजर प्रयोग होता है किस में? तो धातुओं को काटने में और हीरा तराशने में और रोगियों के इलाज करने में, इस सब का लेजर का प्रयोग होता है। मेसर का एक उपकरण है किसका? जो उत्तेजित उत्कर्षण द्वारा प्रबंधन के माध्यम से विद्युत चुंबकीय तरंग का उत्पादन करता है। मेसर का पूर्ण रूप क्या होता है? चलिए इसको भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। मेसर का खोज कौन किया था? चार्ल्स H टॉन्स ने किया था। लेजर में प्रकाश किरण का उत्सर्जन होता है किसके द्वारा? लेजर में प्रकाश किरण का उत्सर्जन होता है, जबकि मेसर में क्या होता है? तो सूक्ष्म तरंग का होता है। मेसर में क्या होता है? सूक्ष्म तरंगों का उत्पादन होता है। अब हम पढ़ेंगे परमाणु भौतिक। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसको क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। परमाणुओं के नाभिक की खोज कौन किया था? तो ये रदरफोर्ड ने किया था। नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻⁻15 मीटर होती है। परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻−10 मीटर होती है। परमाणु के 3 मौलिक कण हैं। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं चारों ओर चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या का योग क्या कहलाता है? तो परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। परमाणु मतलब द्रव्यमान संख्या कहलाता है। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या बराबर होती किसके? तो परमाणु संख्या के। प्रोटॉन का नामकरण किया था कौन? तो रदरफोर्ड ने किया था। प्रोटॉन का खोज कौन किया था? तो गोल्डस्टीन किया था। कब? 1883 में किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किया था? तो जे थॉमसन किया था। कब? तो 1897 में किया था। और न्यूट्रॉन का खोज कौन किया था? जेम्स चैडविक किया था। कब? 1932 में किया था। प्रोटॉन क्या होता है? तो धन आवेशित कण होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो ऋण आवेशित कण होता है। और न्यूट्रॉन क्या होता है? आवेशहीन कण होता है। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार से कितना होता है? तो 1836 गुना होता है। पॉजिट्रॉन है ये, क्या है? तो ये धन आवेशित कण है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन की खोज कौन किया था? एंडरसन ने किया था। कब? 1932 में। न्यूट्रिनो क्या है? तो द्रव्यमान व आवेश रहित कण है न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो की खोज कौन किया था? पाउली ने किया था। कब किया था? 1930 में। फोटोन होता है, क्या होता है? तो ऊर्जा के बंडल होते हैं फोटोन। परमाणु विद्युत होते हैं क्या? तो उदासीन होते हैं। रेडियो सक्रियता तत्व जो स्वतः विघटित होकर विकिरण उत्सर्जित करते हैं क्या कहलाता है? तो रेडियो सक्रियता तत्व कहलाता है। पदार्थों के विघटन के फलस्वरूप निकलने वाले किरण क्या कहलाता है? तो रेडियो सक्रियता किरण कहलाता है। रेडियो धर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है क्या? तो अल्फा, बीटा और गामा किरण करता है। रेडियो सक्रियता की खोज कौन किया था? हेनरी बैकुरल ने किया था। रेडियो सक्रियता का मात्रक होता क्या? क्यूरी होता है। रेडियो सक्रियता की माप की जाती किस में? GM काउंटर से। अल्फा, बीटा और गामा में विद्युत चुंबकीय तरंग होता है कौन? केवल गामा किरण होता है विद्युत चुंबकीय तरंग। गामा किरणों का नामकरण कौन किया था? तो रदरफोर्ड किया था। गामा किरण की खोजकर्ता कौन है? हेनरी बैकुलम है। वेधन क्षमता सबसे अधिक तथा तरंगदैर्घ्य सबसे कम किसका होता है? तो ये गामा किरण का होता है।
कोबाल्ट 60 क्या है? तो रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है कौन? तो ये गामा किरण करता है। नेक्स्ट है आपका, कहाँ गया? कोबाल्ट 60 से उत्सर्जित गामा किरण का प्रयोग होता है कहाँ? कैंसर के इलाज में होता है। आयोडीन 131 समस्थानिक का प्रयोग होता है किसमें? थायराइड ग्रंथि के कैंसर के इलाज में होता है। रेडियम की खोज कौन किया था? तो रॉबर्ट पियरे एवं मैडम क्यूरी ने किया था। जीव के अवशेषों की आयु का पता लगाया जाता है किससे? तो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। और पृथ्वी की उत्पत्ति पुरानी चट्टानों की जानकारी किससे किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा। अब हम पढ़ेंगे नाभिकीय ऊर्जा। भारी नाभिक का दो लगभग बराबर खंडों में विभक्त होना क्या कहलाता है? नाभिकीय विखंडन कहलाता है। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर होता है क्या चीज? तो न्यूट्रॉन ट्रिगर होता है। और नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया क्या होता है? तो नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन पे। परमाणु बम में प्रयोग होने वाला तत्व कौन सा था? यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। प्रथम परमाणु बम बनाया गया था किसके द्वारा? रॉबर्ट्स के द्वारा, ओपन होमर द्वारा, रॉबर्ट ओपन होमर द्वारा। कब? 1945 में। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। हाइड्रोजन बम आधारित है किस पे? तो नाभिकीय संलयन क्रिया पे। हाइड्रोजन बम विकसित किया था कौन? एडवर्ड टेलर द्वारा। कब? 1952 में। नाभिकीय और परमाणु रिएक्टर होता है क्या? आणविक भट्टी। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया था किसके द्वारा? एनरिको फर्मी द्वारा। कब? 1942 में शिकागो में। प्रथम भारतीय नाभिकीय भट्टी कौन है? तो अप्सरा है जिसका नाम। नाभिकीय रिएक्टर में मंदन के रूप में कौन कार्य करता है? ग्रेफाइट और भारी जल, जिसको DTO बोलते हैं। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैडमियम या बोरॉन की छड़। रिएक्टर में शीतलक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ये भारी जल D2O या सोडियम का, द्रव सोडियम का। ठीक है। भारत के नाभिकीय रिएक्टर के ईंधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग किसका होता है? तो ये यूरेनियम 238 का होता है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन है? तो ये थोरियम है, सबसे ज़्यादा उपलब्ध है। न्यूक्लियर बम बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन है? तो तारापुर है। तो हम लोग का आज मतलब जो फिजिक्स था वो ख़त्म हुआ। अब हम लोग केमिस्ट्री देखेंगे, ठीक है। तो केमिस्ट्री का जो वीडियो है कल देखेंगे, ठीक है। तो इसमें आपका थोड़ा आप लोग सब्सक्राइब कर दिया करिए चैनल, आप लोग के लिए मेहनत किया जा रहा है। आप लोग इसको चला के 2 बार देखिए, नहीं देखिएगा ऐसे हेडफोन लगा कर सुनते रहिए, मस्त कुछ ना कुछ घुसेगा दिमाग में, ठीक है। चलिए थैंक यू। और चीज़ और कुछ बताते हैं, जो डेली हम लोग का 10 बजे फुल एंड टेस्ट चल रहा है बिहार दरोगा का, ठीक है। बिहार दरोगा डेली 10 बजे फुल एंड टेस्ट चल रहा है। BPSC योद्धा आप लोग सर्च करिएगा टेलीग्राम पे या विकास NCERT, तो 2 आपको मिल जाएगा चैनल, ठीक है। और साथ में हम लोग ये बुक भी स्टार्ट करेंगे। पहले साइंस कर लेते तीनों टॉपिक, अभी केमिस्ट्री कर लेते, उसके बाद इसका है जो भी इसमें पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग। जैसे इतिहास है, भारत का इतिहास में मॉडर्न कर लेंगे, मतलब ऐसे टॉपिक वाइज कर लेंगे। साथ में PYQ हम सोचे हैं PYQ करवा दे कैसे? तो टॉपिक वाइज, मतलब जैसे हिस्ट्री है तो एंशिएंट हिस्ट्री, फिर मेडाइवल हिस्ट्री, फिर मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी है, जो ज्योग्राफी है वर्ल्ड जो उसको ना टॉपिक वाइज पूरा बिहार का क्वेश्चन अलग रखे, ठीक है, उसको करवा देते हैं। वो भी बहुत अच्छा है। इतना कर लीजिएगा ना तो आराम से हो जाएगा। साथ में SPD है, SPD करंट अफेयर के लिए बेस्ट है। इसको पढ़िए, जितनी बार पढ़िए। वही बोले थे वोट लेना होगा तो ले लीजिएगा। चलिए थैंक यू। और आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, पसंद आए नहीं आए सब्सक्राइब तो करना ही करना है, कोई भी हालत में, ठीक है। ओके थैंक यू।